नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। थोड़ा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है। तो मैं आज ना आप लोगों को एंडोमेट्रियोसिस और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा, क्या चिकित्सा देना चाहिए एंडोमेट्रियोसिस का, वो कंचन मैडम का भी डिमांड था कि एंडोमेट्रियोसिस पे एक लेक्चर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एंडोमेट्रियोसिस को विस्तार से पढ़ते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, कौन सी व्याधि को एंडोमेट्रोसिस के तरह चिकित्सा करना चाहिए, ये हम लोग बात करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। तो एंडोमेट्रोसिस का मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रोसिस का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग या एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं, ये यूट्रस के बाहर की तरफ उनका ग्रोथ हो जाता है। एबनॉर्मल होता है, प्राकृत नहीं है, विकृत है। तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस के ऊपर हो जाता है, या फिर वो फेलोपियन ट्यूब के ऊपर हो सकता है, या ओवरी के ऊपर हो सकता है, इंटेस्टाइन के ऊपर हो सकता है, आउटर जो लाइनिंग है वहां पर हो सकता है, या फिर पेल्विक कैविटी में कहीं पर भी हो सकता है ना। और कभी कभी ये लीवर पे भी चला जाता है। लीवर तक भी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, वो सेल्स है, वो वहां तक चले जाते हैं। कभी कभी जो सर्जरी के स्कार्स होते हैं, कुछ निशान होते हैं, जैसे कोई और सर्जरी हुआ रहता है, एलएचसीएस वगैरह, तो वहां पर भी वो इन्फेक्शन चला जाता है। कभी कभी लंग्स तक जाते हैं, कभी कभी ब्रेन तक चले जाते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस मतलब एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, जो एबनॉर्मल जो एंडोमेट्रियम सेल्स है वो कहीं पर भी जाके और इन्फेक्शन फैलते जाता है। तो अभी इसका जो है कि कोई भी जब ये शुरुआत हो रही है तो पता नहीं चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। जब हम डायग्नोसिस करते हैं, हैवी ब्लीडिंग होता है, डिस्पेरिनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, या फिर हैवी ब्लीडिंग होता है, तब ये डायग्नोसिस होता है यूएसजी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, तब पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस नाम का प्रॉब्लम है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेंसेस आने के टाइम पे बहुत पेन हो रहा है, जैसे वातला योनि व्यापत जैसा सिम्टम है, तब हमें डायग्नोसिस होके पता चलता है कि इनको एंडोमेट्रोसिस है। तो इसमें कुछ कुछ कॉजेज होते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो हम लोग यही बोलते हैं कि वेग अवरोध बहुत ज्यादा किया, मल मूत्र और अपान वायु का वेग अवरोध किया, तो और जितने भी योनि व्यापत है सब वात के वृद्धि की वजह से ही होते हैं, तभी ऐसे ही बताया गया है। तो इसमें होता है कि कभी कभी अनयूजुअल लोकेशन में ये हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो होने लगता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो रहता है वह उल्टे डायरेक्शन में होता है, मतलब वायु की वजह से एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग जो है जो मेंसेस में निकलता है, वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है। वायु जो है वो गुल्म की तरह ऐसे संप्राप्ति कर रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, कभी कभी पेल्विक रीजन में जा रहा है, कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। जो मेंसेस का जो आर्तव है वह विकृत डायरेक्शन में जा रहा है वायु की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि एंडोमेट्रियम टिश्यू जो होते हैं ना, सर्जरी के वजह से जो कुछ इम्प्लांट डाले जाते हैं सर्जरी के टाइम पे, जैसे ट्यूबेक्टोमी किया या फिर वहां पे कुछ ऐसे बैंड टाइप डाला, वहां
उसका इन्फेक्शन हुआ और वहां पे एंडोमेट्रोसिस हो गया, वह भी कारण होता है। या एपिसियोटोमी होता है या सिजेरियन सेक्शन होता है, उसमें स्कार्स होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो गया और वो एंडोमेट्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ब्लड स्ट्रीम से या फिर वो लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके थ्रू, जो लिम्फ नोड रहते हैं पूरे बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम, वहां से वो पूरे बॉडी में कहीं पर भी चला जाता है, कभी कभी ब्रेन तक चला जाता है, कभी कभी पेल्विस में नीचे ऊपर कहीं पर भी चला जाता है। और इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो रहता है वह बहुत ही विकृत हो जाता है, और तो बॉडी जो है ना वो उसको कोप अप नहीं कर पाती, उसको ठीक नहीं कर पाती है। तो इसमें सिम्टम क्या रहते हैं? एंडोमेट्रोसिस है, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वह कैसा है कि वो आउटसाइड हो गया है, यूट्राइन वॉल पे हो गया है, फेलोपियन ट्यूब पे हो गया, ओवरीज पे हो गया है। तो इसमें वायु की वजह से अपान वायु की दृष्टि है, और अपान वायु ने क्या किया कि रज जो है या आर्तव जो है उसको उल्टे पुल्टे डायरेक्शन में विमार्गमन कर दिया, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसमें फिर क्या मतलब सिम्टम लक्षण क्या होते हैं? हेतु तो मैंने बता दिया, मिथ्याहार विहार है, रात्रि जागरण है, अति मैथुन है, अध्वगमन है, अति चंक्रमण है, रुक्ष आहार का सेवन है, अति चिंता है, अति क्रोध है, अति शोक है। ये सब बहुत सारे कारण होते हैं। और उसके साथ में फिर वायु जब प्रकोपित हो रहा है और खाने में घी का सेवन नहीं हो रहा है और बस्ती वगैरह नहीं लिया जा रहा है, शरीर का शोधन नहीं हो रहा है, तो इससे लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब नाभि के नीचे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। कभी कभी डायरिया होगा, अतिसार होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं ग्रहणी की भी दृष्टि होती है, मूर्धबद्धम मूर्धर्वम मल प्रवृत्ति होती है। लो बैक पेन, पीछे के साइड में पेन होगा, या इरेगुलर होगा मेंसेस, या हैवी मेंसेस आएगा, मतलब कभी कभी 2-2 महीने 3-3 महीने मेंसेस नहीं आ रहे, और आएगा तो हैवी मेंसेस आएगा, या यूरिन में जो है वो ब्लड आएगा। तो कहीं ना कहीं यह अधोगत रक्त पित्त जैसा, जहां पे वायु का प्रकोप है, अधोगत रक्त पित्त से भी मैच होता है, वातला योनि व्यापत से मैच होता है, वातज गुल्म से भी मैच होता है, और इरेगुलर मेंसेस है तो वहां पर वायु का ही प्रकोप है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मतलब कभी कभी चेस्ट पेन होता है, वायु जो है ना उदावर्त जैसा हो रहा है, तो वह उदावर्तनी योनि व्यापक के भी सिम्टम दिखते हैं। तो हार्ट के साइड में चेस्ट पेन होता है, और जब खांसते हैं तो खून आता है, तो मतलब इसके सिम्टम कभी कभी ऊर्ध्वक रक्तपित्त से भी मिलते हैं, और कभी कभी लंग्स में चला जाता है, कभी कभी वो हेडेक होने लगता है, कभी कभी अपस्मार, सीजर होने, कन्वर्जन आने लगते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। तो हमें डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए कि पेल्विक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट को, और उसको यूट्रस में नोड्यूल्स टाइप ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से जो यूट्रस में या लिगामेंट, जो राउंड लिगामेंट है फिर ब्रॉड लिगामेंट है, वहां पे नोड्यूल्स दिख रहे हैं, और अनयूजुअल पेन हो रहा है, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं, तो कुछ तो अलग तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें भी हमें दिख रहा है। या फिर एक्यूरेट वे जो है वो तो हमें लेप्रोटॉमी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बेली में एक लार्ज इंसिजन लेते हैं, और फिर वो जैसे टेलीस्कोप डाल के और फिर चेक करते हैं, या फिर स्मॉल इंसिजन लेके लेप्रोस्कोपी जो करते हैं उससे पूरा अच्छे से डायग्नोसिस करते हैं कि यूट्रस पे कहाँ कहाँ हो गया है। सोनोग्राफी में हमें पता चलता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी करने से और ज्यादा अच्छे से पता चलता है। या फिर हम जो लेप्रोस्कोपी करते हैं और उसमें से हम लोग ना थोड़ा सा ब्लड का क्लॉट या इम्प्लांट है उसको निकाल के और बायोप्सी करते हैं, तब हमें ये पता चलता है, कंफर्म होता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग आउटसाइड हो गया है, बाहर हो गया है। या पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी होती है या लेप्रोस्कोपी होती है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये यूट्राइन कैंसर है कि एंडोमेट्रियोसिस है, क्या है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कंफर्म हो जाता है। तो मॉडर्न टूल्स का तो हमें, अभी अगर कोई कहे, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं नाड़ी देख के और एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज कर सकता हूँ, तो ऐसा तो मैंने कोई नाड़ी वैद्य नहीं देखा है। वो अपान वायु की दृष्टि वगैरह बता सकते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस अगर करेक्ट वे में अगर डायग्नोसिस करना है, तो जो वैद्य लोग करते हैं उनको वो बहुत प्रणाम करने योग्य है, नमन करने योग्य है। लेकिन आजकल मैंने तो नहीं देखा है कि किसी ने नाड़ी देख के बताया कि एंडोमेट्रियोसिस है। हमें ज्यादातर सोनोग्राफी करके ही हमें पता चला, और जो दिव्य दृष्टि मिलती है वो लोग तो संत महात्मा है, उनको होता होगा ये चीजें। जैसे हमारे जमदग्नि सर है, वो नाड़ी देख के ही बता देते हैं कि ये बीमारी है, तो वो तो बहुत हाई लेवल की बात है।
लेकिन एंडोमेट्रोसिस हम लोग सर्व सामान्य चिकित्सक लोग हैं, तो हम लोग सोनोग्राफी से पता चलता है या लेप्रोस्कोपी करके, और हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेके हमें पता चलता है। तो इसमें क्या रहता है, आशय अपकर्ष गति, आशय से अपकर्ष गति हो गया है। वायु ने जो रज और आर्तव का जो मूल स्थान है वहां से उसको उठाया और आशय से अपकर्ष गति की तरफ लेके गया, मतलब अपना आशय छोड़ के कहीं और खींच के लेके गया। तो यही डायग्नोसिस होता है। ठीक है, अब आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। डॉक्टर कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपके पास एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट आते हैं, जी क्योंकि सर। ये चर्चा हो रही है, मैं केवल बोलूंगा ऐसा नहीं है, चर्चा हो रही है तो फिर मजा आता है कि आप भी बोलें, मतलब। जी सर, अभी एक पेशेंट मैंने इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में डाला था, क्योंकि मुझे मुझे वो पेशेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना था एक्चुअली। और मैं जो सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा एक गाइडेंस भी चाहिए था। तो एक्चुअली मैंने छोटी बच्ची है सर, वो 14 साल की। और करीब करीब 2 साल हुए पीरियड स्टार्ट हुए उसके। तो उसमें बिल्कुल सॉरी, उसमें बिल्कुल मतलब कि वेग धारण की हिस्ट्री मुझे मिली है, क्योंकि उसकी स्कूल में वो सुबह 6 बजे उठने के बाद 7 बजे तक निकलना होता है। तो वेग धारण का ये रहता है उसका कि वो सुबह जाती नहीं है वॉशरूम। हाँ जी, वॉशरूम। बोलिए। हाँ। हाँ सर, फोन आ गया था। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। हाँ, तो उसका वेग धारण का हिस्ट्री भी मिला। जागरण, रात्रि जागरण का भी हिस्ट्री था सर। मतलब वो दोपहर में आके सो जाना फिर रात्रि में बहुत 2-2 बजे तक टीवी देखना या मोबाइल खेलना। 9th स्टैंडर्ड में है अभी बच्ची। और बिल्कुल इतना जंक खाती है वो कि सुबह से लेके शाम तक के उसके खाने में पूरा जंक ही फूड था। तो वो सब मैंने हटा दिया। और दोपहर में भी खाना खा के दही खा के सो जाना, ये हेतु मिला। और जैसे पीरियड स्टार्ट होने के पहले 2 साल पहले उसको अपेंडिसाइटिस हुआ था और वो बस्ट हो गया था पेट के अंदर। तो वो भी एक हिस्ट्री मिली। बाकी उसका एक्चुअली प्रकृति कफ प्रकृति था। पर जैसे पान वायु दृष्टि तो बिल्कुल 100% थी उसमें, क्योंकि शाम का जो 5 बजे वाले उसके क्लासेस थे वहां पे भी वो यूरिन और मोशन को रोक के रखती थी। तो उसे सब सब चीजें समझाई सर मैंने। और मेडिसिन डिजाइन करके दी प्रॉपरली। क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीना 10 दिन का ही समय है, क्योंकि उसका उन्होंने सर्जरी प्लान किया है। और इस वजह से उन्होंने प्रीमोलेटेन स्टार्ट कर दिया 21 डेज के लिए। पर अभी मैं प्रीमोलेटेन बंद भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बंद कर देती थी तो उसका फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता था। क्योंकि उसको 20 डेज कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही सर। तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया, अभी देखते हैं क्या होता है। जी सर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना कुछ लक्षण और क्या क्या रहते हैं वो हमें देखना है। लक्षण से हमें, हमारे जब पेशेंट आते हैं, एक मिनट रुके, लक्षण लेके जब पेशेंट आते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है। तो सबसे पहले मेंसेस के पहले और या मेंसेस के टाइम पे बहुत सीवियर पेन हो रहा है। ठीक है, और इसके वजह से ये तो है ही, इनफर्टिलिटी भी है। शादी होके बहुत साल हो गए, वो उनका बाकी सब ठीक है, रिपोर्ट्स T3 T4 TSH ये नॉर्मल है, लेकिन वो सोनोग्राफी नहीं किया है, लेकिन इनफर्टिलिटी ये कॉज होता है। तो जब सोनोग्राफी करते हैं तभी पता चलता है कि इनफर्टिलिटी भी है एंडोमेट्रोसिस की वजह से। पेल्विक पेन होता है, और जहां पर भी इम्प्लांट बैठा है, जैसे कि कॉपर टी पहले कभी बैठा है, जहां बैठाया था वहां पे एंडोमेट्रोसिस हो गया, या कुछ भी और भी इम्प्लांट कुछ बैठा है सर्जरी में, तो वहां पर वो जाके, क्योंकि फॉरेन बॉडी है, वहां जाके एंडोमेट्रोसिस हो गया। इसी तरह से पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिस्पेरिनिया ऐसा रहता है। और पेन कब होता है, बॉवल मूवमेंट जब होता है, खाना पचने लगता है, कटु अवस्था पाक जब होता है, जो वायु का उत्पत्ति का टाइम रहता है कटु अवस्था पाक, तो उस टाइम पे पेन ज्यादा होता है, या यूरिन पास करते टाइम पेन ज्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये सिम्टम बढ़ते जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि बिना ट्रीटमेंट, अगर कोई पेन किलर नहीं लिया, एलोपैथी के डॉक्टर्स बहुत ग्रेट हैं, वो लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग सारे देते हैं, पेन किलर्स देते हैं।
लेकिन वो अगर ठीक नहीं होता है तो एलोपैथी में क्या करते हैं कि सर्जरी करके वो पूरा हिस्टेक्टोमी ही कर दिया जाता है। अगर नहीं ठीक हुआ, वो लोग पहले मायोमेक्टोमी और वो सर्जरी वगैरह डीएनसी वगैरह करते रहते हैं, नहीं हुआ तो लास्ट में यही है कि आपका नहीं हो सकता है, सैरोगेसी करिए और अडॉप्ट करिए, यही ऑप्शन रहता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा होता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ, हमारे सर के नोट से बता रहा हूँ। तो इनफर्टिलिटी भी एक कारण, इनफर्टिलिटी एंडोमेट्रोसिस की वजह से होता है, तो इनफर्टिलिटी का एक कारण भी यही है। उसी तरह से पेनफुल सिम्टम रहते हैं तो उससे हमें पता चलता है। अब हम चिकित्सा पे आते हैं। तो चिकित्सा में 4-5 मुद्दे रहते हैं। मैं एक आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, जब एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट है तो आपको किस तरह से देखना है पेशेंट को। हर पेशेंट ऐसा ही नहीं हुआ, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर होता है कि वातला योनि व्यापत, उसके सारे सिम्टम्स दिखते हैं जो वातला योनि व्यापत ने बताए हैं। गुल्म के सारे सिम्टम्स दिखते हैं, वातज गुल्म के सारे सिम्टम्स दिखते हैं। और वायु जो है वो विगुणित हुआ है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, आधमान, उदावर्ण, आटो, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। और रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त के सिम्टम्स सारे दिखते हैं। तो इसमें हमें आशयापकर्ष, ये गति हो गई है वायु का, वायु ने लेके गया है आर्तव को कहीं उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में ले गया है, और वो भी आर्तव दूषित होके गया है वहां पे, अपने अच्छे स्वरूप में नहीं गया है। जैसे कि आप लोग ऐसे एग्जाम्पल देखिए कि भारतीय जो कुछ मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और आईएसआईएस आतंकवादी बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो आशयापकर्ष, अपना भारत छोड़ के वो लोग वहां सीरिया में चले गए, इराक में चले गए, वहां पे वो आतंकवाद का काम कर रहे हैं। वो हैं तो अपने ही लोग ना, लेकिन वहां पे वो आतंकवादी बन गए। उसी तरह से एंडोमेट्रोसिस जब होता है तो आर्तव जो होता है उस पे कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, जो अंदर का एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उस पे ऐसे संस्कार होते हैं, और वो दूसरी जगह जाके और स्त्रोतस को अवरोध कर रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल से बताया आप लोगों को। तो हमें वहां से उनको, जैसे आतंकवादियों को हमें सुधार के, अगर अपने अच्छा से संस्कार देके पनिशमेंट दे, लात के भूत बातों से माने तो ठीक है, नहीं तो लात से लात मार के, और फिर उनको लेके आए, सुधार कर लाए, और फिर उनको यहाँ पर अच्छा नागरिक बनाए। उस तरह से हमें आयुर्वेद से भी दोषों को और आर्तव को यहाँ पे लाना चाहिए, वो मतलब सेल्स को यहाँ पे करना है, प्रस्थापित करना है। तो 3 दोष हैं, ये हमें मालूम है, वात पित्त कफ। तो इसमें वायु का ही डोमिनेंस रहता है, और रक्त पित्त है तो पित्त का भी इसमें कहीं ना कहीं दुष्टि रहती है, और कफ का तो होता ही है। तो इसमें हमें चिकित्सा कैसे करना है, तो हम लोग कुछ ऐसे द्रव्य देते हैं जैसे भारंगी आदि कषाय। यह दोषों का पाचन करता है, भारंगी आदि कषाय। भारंगी जो रहता है ना, वो गर्भाशय पे बहुत ज्यादा शोधन करता है, गर्भाशय का भी शोधन करता है और आर्तव का भी शोधन करता है। आप लोगों ने कामिनी दीवान मैडम जो है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में है, वहां पे वो एचओडी है मैडम गायनेक में। तो वो जब भी अपना चिकित्सा बताती है तो भारंगी का प्रयोग करते हैं, नागकेशर और भारंगी। तो भारंगी आदि कषाय जो है ना, इसका अगर हम लोग प्रयोग करें तो यह आर्तव का शुद्धि करता है, स्त्रोतस का शुद्धि करता है, और दोषों का पाचन करता है, शमन करता है। इसी तरह से एक है द्रव्य, क्योंकि अगर यहाँ पे आम बहुत ज्यादा है तो हमें कुछ ऐसे द्रव्य देंगे आम का भी पचन करे और आर्तव व स्त्रोतस पे काम करे। अब एक एक दिन मैं अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेन मेन फॉर्मूला बेस्ड बता रहा हूँ, इसका संप्राप्ति से लेकर और डीप में जाके मैं और बताऊंगा एंडोमेट्रोसिस पे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। तो चित्रक ग्रंथ्यादि कषाय जो है, यह आम का पचन करता है, और जब आम का पचन होगा तो स्त्रोतस शुद्ध होते जाएगा, तो आश्यापकर्ष गति जो हुई है वह नॉर्मल होने लगती है, और संप्राप्ति ठीक होने लगती है। इसी तरह से महारासनादि कषाय, क्योंकि यहाँ पे वायु बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, वायु निकल नहीं रहा है, शैतान बच्चा जो है वो वहां जाके उपद्रव कर रहा है, तो उसको शांत करना है तो महारत्नदि कषाय देते हैं। सप्त सारम कषायम बहुत अच्छा काम करता है। तिल का काढ़ा अगर दे दिया जाए तो वो एंडोमेट्रियम के एक एक सेल को नया बना देता है, और आर्तव जनन भी है। जब आर्तव जनन कार्य होगा तो जो विकृत गया है वो भी सोचेगा कि अगर इंडिया में अच्छा हो रहा है और यहाँ पर मुझे खून खराबा पसंद नहीं है, तो वो खुद लौट के आ जाएंगे। उसी तरह से जो दोष वहां चले गए हैं, जब यहाँ पे अच्छा होगा तो वो अपने आप इधर आ जाएंगे, और उनको इधर ही मन लगेगा, उधर कहीं जाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह से वरुण आदि कषाय, उसका भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा काम करता है। सुकुमार कषाय, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है। फिर कणा मतलब टिपली, कणा शताब्दी कषाय,
शतावा आप लोगों को मालूम होगा, शतपुष्पा बहुत ही अच्छा गर्भाशय पे काम करता है, तो शतावा कणा शतावा कषाय इसका भी प्रयोग करते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चंद्र प्रभावटी एंडोमेट्रोसिस की संप्राप्ति है, तो कहीं ना कहीं क्लेद भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और अपान क्षेत्र बिगड़ा हुआ है। और चंद्र प्रभा को हम लोग चंद्र प्रभा वचा मुस्तंभु निम्बम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम, ये एक बहुत बड़ा श्लोक है। चंद्र प्रभावटी मैंने एक बार पढ़ाया भी था आयुष दर्पण पे, तो आप लोग उसमें पूरा लेक्चर सुनिए। तो चंद्र प्रभावटी जो है यह एंडोमेट्रोसिस की संप्राप्ति को पूरी तरह से भंग कर देती है, अच्छा कर देती है संप्राप्ति को। इसी तरह से कांचनार गुगुल इसका भी प्रयोग करें, तो अगर ग्रंथि सदृश कुछ भी वहां पे संप्राप्ति हुई है, क्योंकि संप्राप्ति होने का चीज क्या पता है, अति प्रवृत्ति संगो व शिरणम ग्रंथो अपिवा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम चरक के हिसाब से। तो सिराओं में ग्रंथि ग्रंथि उत्पन्न हो गया यहाँ पे, तो वहां पे वो एक संप्राप्ति है। अति प्रवृत्ति भी हो रही है, विमार्गमन भी हो रहा है, संग भी हो रहा है, चारों चीज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कांचनार गुगुल का प्रयोग करते हैं, तो सिराओं में जो ग्रंथि ग्रंथि हो गया है, क्लॉट्स क्लॉट्स, वो उसको डिजोल्व करता है कांचनार गुगुल। और ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है पाठा इंद्रव त्रिकटु उसका प्रयोग करें। शिवा गुटिका जो है उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें माइंड का भी बहुत ज्यादा दुष्टि रहता है। कोई भी आर्तव स्त्रोत की है तो उसमें मूड स्विंग तो जरूर होता है, तो माइंड भी स्टेबल होना जरूरी है। मन अगर स्थिर रहेगा तो वो प्राणायाम से करें या मेडिसिन से करें, आध्यात्म से करें। तो मानस मित्र गुटिका जो है वो मन को शांत करता है, जब मन शांत हो जाएगा तो बीमारी जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। इस वजह से गुगुल पंचफल चूर्ण गुलिका इसका भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और गुगुल कल्पों का प्रयोग करें, जैसे अगर हमें दिख रहा है कि अधोग रक्त पित्त है, तो वहां पे हम लोग गूगल कल्पों में अमृता गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य जैसे कि ताप्यादि लौह का प्रयोग कर सकते हैं, रक्त पाचक, रस पाचक, या फिर हम लोग चंद्रकला रस शीतलता लाता है। चांदी का भस्म जो है वो खाने में दें तो वो अच्छा करता है। और पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब साइंटिफिक रीजन से मैं बता रहा हूँ कि पहले के जमाने में भारतीय संस्कृति में शादी होने के बाद, क्योंकि ऐसे उम्र में शादी कर दिया जाता था जब मेंसेस शुरू हो रहा है, मतलब एक स्टेबिलिटी आ गई है, मेंसेस शुरू हो गया नहीं, जब स्टेबिलिटी आ गई है और वो गर्भाधान मतलब गर्भ धारण कर सकती है, तो उस टाइम पे जब विवाह होता था, मतलब रामायण में ऐसे लिखा है कि रामचंद्र भगवान 25 साल के थे और सीता माता 15 साल की थी। तो उस टाइम पे जब शादी हो जाता था तो उस टाइम में विवाह संस्कार होने के बाद कमर में कुछ ऐसे आभूषण पहनने के लिए दिया जाता था, वो भी चांदी का होता था। और पायल पहनने के लिए दिया जाता था। तो और जो पैर की उंगलियों में बिछुआ पहनने के लिए दिया जाता था। तो ये श्रृंगार तो है, लेकिन जो पैरों में बिछुआ पहनने को देते हैं ना, वो मेंसेस को रेगुलेट करता है। कान में जो कुंडल पहनाया जाता था, नाक में जो पहना, ये सब पॉइंट्स हैं। इससे क्या होता था, मेंसेस रेगुलर आता था। आजकल वो सब है नहीं। कोई भी लड़की है ना शादीशुदा है तो वो पैर की उंगलियों में कुछ पहनना नहीं चाहती है, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, बालों में तेल नहीं लगाना चाहते हैं। तो फिर इससे फिर क्या होता है, सारे मेंसेस प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने परंपरा में ये सब चीजें लाई। आपके पास जब भी पेशेंट आए ऐसे, तो मेंसेस रेगुलेट होना चाहिए और एंडोमेट्रोसिस जल्दी रिकवर होना चाहिए, इसलिए पैर में मेडिसिन के पर्पज से पैर में बिछुआ पहनने को बोलिए और उनको पायल पहनने को बोलिए, तो उससे पूरा हीट कम होता है। तो अधोग रक्तपित्त होगा ही नहीं जब पूरा हीट और मेंसेस रेगुलेट होगा, सब दूषित रक्त बह जाएगा अच्छे से हर महीने, वो रहेगा नहीं, जमा ही नहीं होगा, तो फिर वो स्त्रोतोदुष्टि होगी ही नहीं, वो देना है। उसी तरह से यहाँ पे हमें पेट साफ होना बहुत जरूरी है, तो दंती हरित की अवलेहम दे सकते हैं, मणिभद्र लेहम दे सकते हैं, त्रिवित लेहम दे सकते हैं, क्योंकि अपान वायु का अनुलोमन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन करना है। सुकुमार लेहम भी पेट अच्छे से साफ करता है। जैसे जैसे पेट साफ होगा, विरेचन होगा, वैसे वैसे दोष निकलते जाएंगे और बीमारी ठीक होती है, और बॉडी खुद ठीक होना चाहती है। स्वभाव परमवाद जो सिद्धांत है, बॉडी खुद चाहती है कि वो ठीक हो जाए, हमें मेडिसिन का थोड़ा सा सपोर्ट करना है। जैसे कि आप लोग, जैसे बहुत सारे लोगों ने एमडी किया, आप लोगों में खुद वो था कि हमें एमडी करना है, मैंने थोड़ा सा सपोर्ट किया, आप लोग आराम से जल्दी जल्दी एमडी में हो गया। वैसे बॉडी के एक एक सेल जो है ना, वो साम्यावस्था में आना चाहते हैं, ये प्रकृति है, विकृति नहीं, प्रकृति है। प्रकृति चाहता है कि सब चीज बैलेंस हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो हमें मेडिसिन का थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, अपने आप स्वभाव परमवाद से सब चीज ठीक हो जाता है।
इसी तरह से इसमें हम बस्ती का रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शतपुष्पादि तेल का अगर बस्ती दे दिया जाए तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए सबसे बेस्ट दवाई है शतपुष्पादि तेल, या शीरबला तेल है, या धानवंतर तेल है, या हिंगू त्रिगुणा तेल है। अगर अपान को अच्छा करना है तो हमें वातिक गुल्म की तरह कर रहे हैं तो हिंगू त्रिगुणा तेल है, या सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती है, धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती है, या चिर बिलवादी तेल का अगर दे रहे हैं तो इस सबसे ठीक होता है। लेकिन सबसे अच्छा शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती से बहुत अच्छा और फास्ट रिजल्ट ऐसा पाया गया है। इसी तरह से खाने में हमें स्नेहन करना जरूरी है, क्योंकि वायु प्रकुपित हुआ है, रक्त भी दूषित हुआ है। तो हमें पांडु की जो चिकित्सा बताई, जैसे दाड़ीमादिघृत, कटुकादिघृत जो बताया, कल्याण माइंड पे काम करना है तो कल्याणाघृत, महाकल्याणाघृत, फलघृत। और हमारे सर ऐसा बताते हैं कि हर ऑर्गन का एक मेमोरी होता है, अगर वो मेमोरी और सिग्नल गड़बड़ा गया तो सब बीमारी होती है। जैसे यूट्रस का भी दिमाग होता है, हमारे लीवर का भी दिमाग होता है। तो हमें इसलिए मन पे काम करने वाले उन्माद अपस्मान में जो दवाइयां बताई हैं, जैसे कल्याणाघृत अगर दे दिया ना तो यूट्रस खुद डिसाइड करेगा, उसका दिमाग अच्छा काम करेगा, तो वो खुद अपने आप को ठीक कर देगा। महाकल्याणक घृत है वो खुद ठीक कर देगा, महापैशाच घृत, महापंचगव्य घृत, वो उसके दिमाग को, मतलब हमारा जो मस्तिष्क मन है केवल इधर ही बैठा है ऐसा नहीं है, हर सेल में बैठा हुआ है। अगर हमने यूट्रस पे काम करने के लिए अगर कुछ दिया तो वो वहां से, मतलब हार्मोन्स के लेवल से सोचिए या कैसे भी, उसका मन को वो ठीक कर देता है। जब वहां का मन ठीक होगा तो अपना काम ठीक करने लगेगा। सूक्ष्म रूप से देखे तो फलघृत तो सबसे अच्छा दवाई है ही। इसी तरह से आतावरिष्ट अगर देखें, और एक शिग्रु वरुण शिग्रु क्वाथ है जो अंजना मैडम का फेवरेट है, वो हमेशा बताती हैं, वरुण शिग्रु क्वाथ का भी बहुत अच्छा एंडोमेट्रोसिस में फायदा होता है। उसी तरह से बहुत सारे भस्म है, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, युक्ति पूर्वक उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से लक्ष्मणारिष्ट है, उसका प्रयोग एंडोमेट्रोसिस में, जिरकाद्यरिष्ट है, अशोकारिष्ट है, अगर हैवी मेंसेस आ रहे तो अशोकारिष्ट है, कुमारी आसव है, दशमूलारिष्ट है, द्राक्षासव है, द्राक्षारिष्ट है, लोहासव है, फिर धानवंतरारिष्ट है, उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कुमारी आसव जो है वह जो स्त्रियों के लिए वो सबसे अच्छा है, मतलब मल का भी भेदन करता है, वायु का भी अनुलोमन करता है, दीपन पाचन कार्य भी करता है, और गर्भाशय पे भी काम करता है। इसी तरह से विरेचन करना है तो हमें युक्ति अनुसार एरंड तेल का प्रयोग करें या कल्याणक गुड़म का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और योनि पिचू रखना बहुत जरूरी होता है, तो योनि पिचू के लिए शीरबला तेल का, शतपुष्पा तेल का बहुत अच्छा योनि पिचू से रिजल्ट आता है। जितना वो स्नेहन करते जाएगा, शतपुष्पा में खुद ही ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा कर देती है। जब यहाँ का लाइन अच्छा हो जाएगा, अंदर का लाइनिंग अच्छा होगा, तो जो विकृत है वो बोलेंगे हम क्यों उधर जाके उपद्रव करें, हम वो भी आ जाएंगे, दोषों का पचन हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएंगे पूरा। इसी तरह से बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल या बलाश्वगंधादि तेल का योनि पिचू रखें, या शीरबला तेल का, या फलघृत का, कंडीशन के हिसाब से अगर हम करें तो। और मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा एंडोमेट्रोसिस को, और सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में मैं कभी और बताऊंगा तो आपको और फायदा होगा। उसी तरह से जब खून बहुत ज्यादा जा रहा है, मतलब मेटोरेजिया मेनोरेजिया रक्त प्रदर जैसी कंडीशन है, तो उसमें घृत कल्पना जो रहती है, जैसे कि हम लोग दाढ़ी मादी घृत दे रहे हैं, तो वह पित्त का शमन करती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। चंदन बला लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। त्रयांत आदि घृत जो है वो बहुत, या त्रिकंटक आदि घृत है, या जीवनीय घृत है, उनका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। आप लोगों ने एंडोमेट्रियोसिस पे किसी ने काम किया है क्या? आयुर्वेद के चिकित्सक लोग को मैं बुला रहा हूँ, अगर आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए। बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है ऐसे केस, डर जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। लेकिन आयुर्वेद जो चिकित्सा करके सफल चिकित्सा देता है वो कोई पैथी नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ इसलिए मैं आयुर्वेद का ही बता रहा हूँ, रिजल्ट के हिसाब से देखिए तो आयुर्वेद ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। चलिए कंचन मैडम, बीना मैडम, आपने कभी एंडोमेट्रोसिस पे कुछ दवाई देने का सोचा है क्या? जी सर, मैंने एक्चुअली ना ये बच्चे में हाथ लगाने के पहले मतलब मुझे डर लग रहा था पर मैंने एक केस 3-4 साल पहले एक मेरे से एक केस सॉल्व हो गई थी। मतलब उसको इंडियोमेट्रियोमा था, एक लेफ्ट ओवरी में, और इनफर्टिलिटी की केस थी सर। 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो इंदौर के पेशेंट थी, और सेकेंड मंथ में ही कंसीव हो गया था सर। तो
यहाँ पे मैंने आपको भी सुना था। जैसे हमने आपने इस पे लेक्चर तो नहीं लिया हुआ, पर आप हमेशा बताते ही रहते हो ना। कोई किसी ने पूछा तो मुझे याद था थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, तो मैंने उसको ट्रीट किया था तो वो सॉल्व हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत की इस बार। क्योंकि 14.5 साल की बच्ची है एकदम से तो। पर इसमें जैसे मैंने मेरे साइड से अभी आपने जितनी भी दवाइयाँ बोली उसको मैंने अभी देखा तो मेरी कुछ मैच हो रही थी, मतलब मैं सही डायरेक्शन में गई। तो थैंक गॉड। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस पे लेक्चर लिया, क्योंकि ये नीड है आज की जनरेशन की। क्योंकि ये बड़ी बड़ी बीमारियां देख के ही हम घबरा जाते हैं और हमें क्या करना है सूझता नहीं है। और आप इतना सिंप्लीफाई करके बता रहे हो ना कि बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने भी इसको वातला योनि की तरह ही ट्रीट करना सही समझा। मैंने यहाँ पे ना उसको दीपन पाचन करने के लिए एक आम चटवटी भी दी। और मैंने आरोग्यवर्धिनी चलाया, जो कि थोड़ा लेखन भी करना चाहेगा, क्योंकि लेखन भी थोड़ा जरूरी है वहां पे। और कांचनार मैंने चलाया, स्त्री रसायन मैंने चलाया, चंद्रप्रभावटी दी मैंने, ताप्यदी लोह दिया, रसपाचक और रक्तपाचक भी दिया। चूर्ण फॉर्म नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने कोई भी पाउडर फॉर्म में मेडिसिन नहीं दी। आरगवत कपिला की टैबलेट दी, ताकि रोज के रोज उसका पेट अच्छे से साफ हो जाए। डाइट पूरा चेंज करा दिया। जैसे वो कि 6 बजे स्कूल है तो जल्दी उठ के मोशन पास आउट करे। और कभी कभी वेकेशन है तो वो 11 बजे तक उठ रही थी। मतलब दोपहरी हो रही थी, दिवा शॉप में जा रहा था वो। तो वो भी उसको समझाया। खाने में दही नहीं लेना वो भी समझाया। चिप्स कुरकुरे मैगी ये सब बंद करा दिया सर उसका। और मैंने ना बस्ती के लिए, क्योंकि वो रायपुर का पेशेंट था, तो मैंने बस्ती कैसे लेनी है उसकी मम्मी को सिखा दिया। तो उनको मैंने सहचरादी तेल और एक चंदन मला लाक्षादी तेल ऐसे अल्टरनेट बोला मात्रा बस्ती के लिए। आपने मुझे एक और पॉइंट दे दिया अभी शतपुष्पा, तो मैं ऐसे करूंगी कि उसको फिर सहचरादी की जगह पे शतपुष्पा लेने बोलूंगी। और सर मैं क्या उसमें चंदन मला लाक्षादी भी चालू रख सकती हूँ अल्टरनेट डेज? सिम्टोमेटिकली आप पहले देखिए कि आप आपको अगर बड़ा बीमारी का नहीं पता चल रहा है क्या चिकित्सा है, तो सिम्टम जैसे वात है, बहुत ज्यादा पेन है, पेनफुल मेंसेस है, तो हम पेन में क्या करते हैं, शीरबला देते हैं, धानवंतर तेल। हैवी मेंसेस है तो हम क्या देते हैं, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल। सिम्टोमेटिकली भी करें तो छोटा छोटा सिम्टम सॉल्व करते हाँ। जाए तो बड़ा बीमारी ठीक हो जाता है। हाँ सर, वो शरद ऋतु में ही स्टार्ट हुआ था उसका ब्लीडिंग, मतलब करीब करीब उसको ना 40 डेज ब्लीडिंग हुआ था हाँ, मतलब वहां पे कंटिन्यूसली। पित्त की दृष्टि है तो आपको हाँ। पित्त शामक द्रव्यों का बस्ती देना है वहां पे। तो हाँ तो मधुर मैंने कषाय रसात्मक, तो चंदन लाक्षादी तेल या लाक्षादी तेल, शीरबला तेल। ठीक है, फिर शतपुष्पा नहीं यूज करूँ फिर मैं? शतपुष्पा तो पूरा एंडोमेट्रियोसिस के लिए है, वो तो पूरा कवर कर देगा, ठीक कर देगा। ओके। तो हाँ। मैं शीरबला और चंदन बला लाक्षादी करके हाँ, देखती हूँ। मैं आपको शतपुष्पादी तेल भेजूंगा। इतना बढ़िया है ना, 101 आवर्ती का। आप एक बार करेंगे तो आपके हाथ सब पेशेंट ठीक होंगे। जितना मेरा शीरबला नस्से के लिए उपयोगी है ना, उतना हर गैनिक पेशेंट को आप शतपुष्पादी तेल का प्रयोग करिए, सब जी केस सर। सॉल्व होंगे। इतना बढ़िया है। आंख बंद करके भी किया ना तो वो पेशेंट ठीक ही होते, गारंटी है। जी सर, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं इस पेशेंट को ठीक करूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो ना ओवरी निकालते निकालते मतलब पूरा ही ओवरी निकाल देंगे उसका। और सर्जरी करेंगे तो, और सर्जरी करने के बाद भी सर वो पैथोलॉजी थोड़ी चेंज होने वाली है, वो तो है ना, तो और कहीं जाके फिर से ग्रो करेगा एंडोमेट्रियम। तो मतलब उनके मम्मी इसीलिए पापा को। शतपुष्पादी तेल है ना, वो व्याधि प्रतिनिक दवाई है। मतलब जैसे हर बीमारी का एक व्याधि प्रतिनिक होता है स्पेशल, जैसे रक्त पित्त है तो वासा सबसे अच्छा काम करता है ना, व्याधि प्रतिनिक। तो शतपुष्पादी तेल व्याधि प्रतिनिक है एंडोमेट्रियोसिस। मैं आपको भेजूंगा, आप प्रयोग करिए। आप फेल नहीं होंगी। ऐसे नहीं होगा कि 1 महीना किया और कुछ रिजल्ट नहीं आया। मतलब हमें कैसे, लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, 8 महीने हो गया फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा फेलियर नहीं होना चाहिए। 1 महीना किया, बस्ती का कोर्स किया और रिजल्ट आएगा आपको, ऐसा दवाई। जी सर, मुझे यही चाहिए कि वो बच्चे का बस सर्जरी रुक जाए, ताकि हाँ, मैं फिर वो उसको आगे के लिए 6 महीना 7 महीना जैसे भी हो वैसे ट्रीट करते रहो। बस अभी ये कैसे ना उन्होंने बिल्कुल डेड लाइन दे रखी है उन लोगों को, क्योंकि ना वो सिस्ट पूरा 7 सेंटीमीटर का आ रहा है। हाँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एंडोमेट्रियोमा रहता है, एंडोमेट्रियल सिस्ट रहता है, ये सब में भी शतपुष्पादी तेल बहुत अच्छा काम होता है। नस से भी दीजिए उसका, और उसका बस्ती भी दीजिए, पीछू भी रखिए, नाभि पूरण भी करिए। बहुत अच्छा काम करता है शतपुष्पादी तेल। जी सर, थैंक यू सो मच सर।
वो आपको वो मालूम है, डॉक्टर गौरी बोरकर मैडम, जी जमदग्नि सर। स्टूडेंट, मेरी सीनियर जो है, जो वहाँ ठाणे में प्रैक्टिस करती हैं, उनके जी कभी सर कभी पता है। लेक्चर, उनका एमडी का थीसिस है ये शतपुष्पादि तेल, शतावरी तेल, शतपुष्पादि तेल का। और तो वो कितना सक्सेसफुल हुई, कितने उनके बड़े बड़े पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो आप, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसका प्रयोग करिए। जी 21 सर। डेज भी किया ना, एंडोमेट्रोसिस पूरा गायब हो जाता है। जी सर। और बोलिए, वीना मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? डॉक्टर वीना मैडम, आपने हाँ अनम्यूट सर, किया। एक एक ही मुझे पूछना था, ये शतपुष्पा में बाड़न शेपा हम लेंगे वही या वही वही बड़ी वही, शेप लेंगे? बड़ी शेप नहीं, बाड़न, बाड़न शेपा। बाड़न बाड़न, शेपा, हाँ। ओके ओके। शतपुष्पा और मिश्रिया अलग अलग है। तो जो बाड़न शिपा बोलते हैं वो शतपुष्पा, ठीक है, वो सबसे अच्छी दवाई है, व्याधि प्रतिनिक दवाई है। वो फेल नहीं होता है। अगर आप लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं तो हर गायनेक पेशेंट को आप लोग शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, कभी फेल नहीं होंगे आप लोग। जी, और बताइए, किसी को कुछ बताना है तो बताइए, किसी को कुछ बोलना है? आप लोग ऐसे केसेस लीजिए, और कंचन मैडम आप ये केस पूरा अच्छे से सीरियसली ये सॉल्व करिए, और इसका एक केस पेपर बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से बनाइए, प्रोटोकॉल पूरा अच्छे से करके, और इसको आप प्रेजेंट करिए कोई नेशनल सेमिनार में। तो जी सर। हाँ, तो इससे, और उसको आर्टिकल बना के छापिए भी। वो शशि मैडम बता देंगे कैसे करते हैं। आर्टिकल बना के छापिए, प्रिंट करिए, मतलब पब्लिश करिए। जी सर। हाँ, और वर्षा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं आपको वो तेल भेजूंगा, आप यूज करके देखिए, मेरी गारंटी है ठीक होंगे ही वो पेशेंट। हाँ प्रणाम वर्षा सर। मैडम, हाँ प्रणाम बोलिए। सर। सर जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे शतपुष्पादि तेल की वस्ती देना है तो वो तेल मृदुकाकी होना चाहिए, मतलब वस्ती के लिए जो तेल यूज करेंगे वो अलग होता है और जो अभ्यंग वगैरह के लिए नहीं, करते हैं वो अलग। अभ्यंग के लिए हम कर सकते हैं खरपाकी, ऐसा बोला है। जी लेकिन अगर हम, क्योंकि वो सॉफ्ट ऑर्गन है ना ये पूरा जी। गर्भाशय, तो यहाँ पे मृदुपाकी का ही रिजल्ट आता है। अगर मार्केट में आता है तो वो खरपाकी रहता है, उससे रिजल्ट नहीं आता। हमको लगता है तो हमारी दवाई तो सही है, हमने सही दवाई लिखा, लेकिन रिजल्ट नहीं मृदुपाकी होना चाहिए। और मेरे पास है वो 101 बार सिद्ध किया हुआ है, वो ज्यादा अच्छा है। जी सर। जितना थैंक यू मेरा सर। शिवबला का आपको रिजल्ट आता है ना, उतना ही मेरा ये शतपुष्पा का भी रिजल्ट आता है। आप लोग अगर गैनेक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं पहले बताता नहीं था गैनेक में, क्योंकि शिल्पा मैडम पढ़ाती थी, तो मैं कभी ये टॉपिक्स पे बोलता ही नहीं था। लेकिन मेरा अनुभव बहुत है। मुझे नवीन सर मना करते थे कि आप गैनेक मत पढ़ाओ, तो शिल्पा मैडम को बुरा लगेगा। लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ ना इसमें, मैं आपको एक एक दवाइयाँ इतनी अच्छी अच्छी बताऊंगा, सबका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, और बताइए, किसी को कुछ बोलना है? इसी तरह से हम और भी कुछ कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो हम लोग नेग्रोदादी कषाय पीने के लिए दें, लोद्रादि शीर पाक वो दें। लोद्र का प्रयोग करते हैं ना, तो गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें हम लोग शोणी स्थापन गण जो है उसका काढ़ा बना के दें, जो चरक सूत्र स्थान 4th चैप्टर में शोणी स्थापन गण के द्रव्य, धान्वंतर कषाय दे। और हर गायनेक प्रैक्टिस में हमें कुछ कुछ दवाइयां कॉमन रहती है, जैसे चंद्र प्रभावटी, फलघृत, पुष्प धनवा रस, ग्रंथिरज फॉर्मूला, अशोकारिश, लोद्रासव, सारिवाद्यासव, उशिरासव, है ना, सुकुमार लेहम, कुष्मांडलेहम, जहाँ पे शयात्मक संबंध है, कुष्मांडलेहम, शीतोपलादी चूर्ण, जहाँ पे ब्रियान करना है, शीतोपलादी चूर्ण, शीतवीर्यात्मक, स्तंभन करने वाले द्रव्य, तिक्त द्रव्य, ये सब का प्रयोग हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और वात की जो चिकित्सा है, जहाँ पे बस्ती जरूरत है, बस्ती पीचू है तो पीचू, उत्तर बस्ती तो उत्तर बस्ती, जो चिकित्सा बोलिए वो करें। हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर साहब। हाँ सर, बोलिए हाँ, सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। एक मेरे पास पेशेंट आया था। जी उनका न्यूली कपल थे, तो गर्भनिरोधक दवाइयाँ उन्होंने काफी ज्यादा खा ली, जी तो उससे उनको पीरियड्स रुका नहीं। जी तो उन्होंने 1 महीना इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जी तब मेरे पास आए थे, तो मैंने बोलबद रस, त्रिभंग बसम और नागकेसर दिया था, 3 पुड़िया पर जी डे 1 डोज। तो जी। 3 दिन में ठीक हो गए थे वो। हाँ, बहुत अच्छा, सही आपने किया। नागकेशर तो काम करता है, स्तंभन करता है, हम्म। बोलपत रस भी करता है।
काला हाँ जी। बोल जो होता है वो कुमारी से बनता है। कुमारी का अंदर का जो ये रहता है, पेस्ट हम्म रहता है ना, उसको सुखा देते हैं सूर्य के गर्मी से, वो बोल बन जाता है हम्म काला बोल। हम्म से बोल रस बनता है। और हम्म। त्रिभंग बसमतिया वो तो गर्भाशय को और शुक्र धातु को अच्छा करता है, रीजनरेट करता है। हाँ, सही। त्रिभंग त्रिभंग जो था उसमें बना हुआ था, मेरा अपना बनाया हुआ था। हाँ तो उसका मैं भेज दूंगा आपको फॉर्मुलेशन पूरा। हाँ तो आग आग के दूध में बनाया हुआ था, और भी चीजें थी, जी उसमें बनाया हुआ था। जी। तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको। हाँ सर, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? मैं दिल्ली में हूँ सर। हाँ सर, हाँ सर, मतलब मुझे पता है, मैं लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि मेरा विरेचन वटी प्रयोग करिए आपका अच्छा होगा, हम्म वैसे मैं शतपुष्पादि तेल का बता रहा हूँ, उसका हम्म आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, सब लोग यूज करेंगे तो। हम्म। हाँ ठीक है, और किसी को ठीक। कुछ बोलना है? थैंक यू सर, आपका बहुत थैंक। शतपुष्पा घृत जो है सर, ये इसका नस्य भी दे सकते हैं इसमें? हाँ दे सकते तो हैं। नस्य कौन से वाला, कौन से वाले घृत का देना चाहिए? नस से तो ज्यादातर जैसे माइंड पे काम करना है, और हम्म। नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा, तो शीर हम्म बला तेल देने से नींद अच्छी आती है। और हम्म। कंडीशन के हिसाब से शत पुष्पादि तेल का भी नस से देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब ओके। वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन हम्म एचपीओ हम्म एक्सिस अच्छा हम्म। करता है वो, सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। शत ठीक है। पुष्पादि तेल का नत्य दीजिए। और हम्म सुगंधित तेल है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हम्म। है, सुगंधित है, हाँ। मजा आता है पेशेंट को लेने के बाद। हम्म। जी। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक मैं यू आप सो लोगों मच। को एक एक टिप्स दूंगा, जो लोग गायनेक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक एक टिप्स दूंगा, एक एक दवाई बताऊंगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग जो करेंगे ना, वो दूसरे जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सबको आप हरा देंगे, और आपके पास सारे मॉडर्न के सारे गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास पेशेंट रेफर करेंगे। लेकिन आप लोग की वो चाह तो नहीं चाहिए कि हमें करना है, फिर मैं देखिए कितना सपोर्ट करता हूँ आप लोग को। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं अभी रेफरेंस के साथ भी और डीप में पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। एडिनोमायोसिस, अभी मैं फीमेल इनफर्टिलिटी कर रहा था, तो आप लोगों ने कहा कि रुक जाओ, तो मैंने 8 लेक्चर लिए, फिर मैं रुक गया। लेकिन मुझे ये बाकी है और बताना, एडिनोमायोसिस का भी बताना है, उसको किस तरह से सोचना चाहिए, सब मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? आप लोग ना क्या करिए, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कोई भी केस बड़े बड़े, तो सारे चैलेंजिंग केसेस ले लीजिए, किसी को मना मत करिए, और ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, और आपके हाथ से वो सॉल्व होगा, मैं बस आपको गाइड करूंगा, करेंगे तो आप लोग ही। ठीक है, आप लोग लीजिए, तो देखते हैं क्या होता है। और डॉक्टर प्रीति मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शर्वरी मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्लीज, आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्वरी मैडम। हाँ, जितेंद्र कुमार जी। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। अरे बहुत अच्छा लगा आज का जो क्लास है ना सर। आपने तो बहुत अच्छा बताया सर, लेकिन आपका हर क्लास में अब एक नया भी हमको देते हैं। जो आज बताया पैर में अंगुली उंगली में जो पहन दोनों से का। और वो पायल पहन से भी ये सब होता है, ये तो बहुत अच्छा लगा। ये भी किसको, सब तो मेडिसिन का यूज करते हैं, सब जानते हैं, किंतु एक हम नया चीज पाया आज आपसे, तो इसलिए सो मेनी थैंक्स सर आपको। हाँ कंचन मैडम, मैंने जो बताया वो पैर की उंगलियों में पहनने का, आपका क्या अनुभव है? जो मैंने बोला वो सच है क्या? वीना मैडम आप लोग कुछ बताइए, आप लोग पारंपरिक लोग हैं। वीना मैडम, शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? पैर की उंगलियों में जो पहनते हैं बिछुआ, उस पर आपका क्या विचार है? शर्वरी मैडम आप बोलना हाँ चाहेंगे? हाँ हाँ, नमस्ते सर। जैसे आपने ये शतपुष्पा का भी बताया, तो मैं अभी एक उसमें शेयर करना चाहूंगी। हाँ जो गर्भ संस्कार का मैं प्री कंसेप्शन या बिफोर प्रेगनेंसी बीज शुद्धि जो हम करते हैं, तो हम्म, उसमें शतपुष्पादि तेल का बस्ती हम देते हैं, ताकि पीसीओएस हो या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम हो, या हमें जो बीज शुद्धि और अपान वायु का सारा वहां पे क्लेंजिंग चाहिए, शुद्धि चाहिए, तो उसके लिए शतपुष्पादि तेल में हर पेशेंट को, यानी हर फीमेल पेशेंट पे करती हूँ, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जिनका एनेमुलेटरी साइकिल हो या ओव्यूलेशन, डिलेड ओव्यूलेशन हो, और जैसे आप बता रहे हैं कि एंडोमेट्रोसिस, तो इनमें भी शतपुष्पादि का मेरा बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला है। और जो पैर में आप बोल रहे हैं ना पहनने के लिए, तो जैसे मैं मराठी हूँ, और हमारे यहाँ शादी के बाद जोड़वे बोलते हैं,
वो पहनने की प्रथा है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद ने भी लिया है कि इनिशियल कुछ इयर्स में मैं थोड़ा इरेगुलर पहनती थी या कभी नहीं पहनती थी। बट मैं जब से मुझे थोड़ा मेंसेस का प्रॉब्लम था, तो जब से मैं ये पहन रही हूँ तो मुझे खुद पे ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरे मेंसेस रेगुलर हो रहे हैं। तो ये मेरा स्वानुभव भी है और मैं हर पेशेंट को ये बताती भी हूँ कि आप हम उसको मराठी में जोड़वे बोलते हैं, वो जरूर पहनिए। तो ये मैंने भी इसका अनुभव किया है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं अपने सर के नोट से बता रहा हूँ। मेरे सर जो है ना वो बहुत ग्रेट है, मतलब आयुर्वेद के टॉप में है। जो उन्होंने हमें नॉलेज दिया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग अपने पेशेंट का मेंसेस रेगुलर करना चाहते हैं, सबको बोलिए कि पैर में बिछुआ पहनो, चांदी का पायल पहनो, और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जी। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, शतपुष्पा के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में क्या बोला है। शतपुष्पा लघुस तीक्ष्णा पित्तकृत दीपनी कटुहु उष्णा ज्वरा नीलश्लेष्मा व्रण शूलाक्षी रोगहृत। शतपुष्पा कटुस तिक्ता तीक्ष्णोष्णा दीपनी लघुहु पित्तला कफ वातग्नि मिथ्या स्निग्धा ज्वरापहा नियंति शूल दाहाक्षी रोग तृष्णा वमी व्रणान। मतलब इसमें तो बहुत सारा व्याधि बताया, लेकिन प्रजनन संस्थान में देखें तो यह आर्तव जनन का कार्य करता है, आर्तव की शुद्धि करता है, और स्तन्य जनन भी है। कष्टार्तव में, आर्तव अवरोध में सबसे अच्छा काम करता है। और यह रक्त का प्रसादन कार्य करता है, रक्त के विकारों में उपयोगी है, हृदय बताया है, और सुगंधी है ये द्रव्य शतपुष्पा। और अगर हम लोग और देखें तो बस्ती के लिए बोला है कि बस्तौश्च यस्मिन् पठितो न कल्क सर्वत्र दद्यात् अमुकमेव तत्र। बागभट कल्प स्थान में बोला है कि आप बस्ती में इसको हर गायनेक पेशेंट में आप दे दीजिए। तो और इससे और क्या होता है कि अग्निमांद भी ठीक होता है, दीपन पाचन भी है ये, और मधुर कटु तिक्त रसात्मक है, और किंचित उष्ण है, और मधुर विपाकी है। लेकिन ये होने के साथ में यह अजीर्ण में अच्छा काम करती है, आम का पचन करती है, अग्निमांद को ठीक करती है, उदर शूल प्रवाहिका अर्श में अच्छा काम करती है। प्रवाहिका जैसे सिम्टम है तो आम दोष का पचन करती है, अनुलोमन करती है, आम दोष को बाहर निकालने में काम करती है। और शतपुष्पा जो है यह कफग्न भी है, कफ निस्तारक भी है। और यह इसका और क्या प्रयोग होता है तो शतपुष्पादि चूर्ण, शतपुष्पादि घृत, शतपुष्पा का अर्क, ये सब का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है ना। और मेद्य भी बताया है, शुक्र भी बढ़ाता है, वृश्य बताया है, स्तन्यवर्धक भी बताया है, अनुलोमन, पुरुष का अनुलोमन करती है, और मूत्र प्रवृत्ति अच्छी करती है। तो इसका प्रयोग शतपुष्पादि तेल का प्रयोग करें, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज बोल दीजिए, प्लीज शशि मैम आपका सुनना चाहते हैं हम, कुछ तो बोलिए। डॉक्टर शशि मैम नहीं। गुड इवनिंग सर। मैं अभी एक्चुअल में जहाँ पर हूँ आवाज हो रही है, मैं बाद में बोलती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, ठीक है। डॉक्टर साहब, हाँ जी बोलिए सर। मैं बोल सकता हूँ? हाँ जरूर। सर इसमें ना होमोग्लोबिन गिर जाता है पेशेंट्स का, काफी 7-8 के करीब रहता है। हाँ तो उसमें जो मेरा अनुभव है, मैं उसके अंदर मोती पिष्टी, हाँ लो भस्म, हाँ सप्तामृत लो, हाँ प्रवाल पिष्टी, जहर मोरा खताई, हाँ ये सब बराबर लेके, तो इसकी 500 mg की डोज जो है वो शहद के साथ देता हूँ। और घृत, शुद्ध घी की पूड़ी, मतलब घृत ज्यादा इस्तेमाल कराता हूँ 10 दिन के लिए। 10 दिन में पेशेंट का होमोग्लोबिन 14 के करीब आ जाता है। हाँ। एक बार 13-14। फिर से रिपीट करिए, लोग लिख लेंगे। हाँ लिख लीजिए सर। मोती मोती पिष्टी। पिष्टी, हाँ। लो भस्म, हम्म सप्तामृत लो, हम्म परवाल पिष्टी, हम्म जहर मोरा खताई। हम्म जहर मोरा खताई या तो साधारण ले लें, या फिर पेशेंट पैसे दे सकता हो तो अपना जो स्वर्ण वाला आता है वो ले लें। हम्म। ठीक है, नहीं तो ये भी सिंपल भी काम करता है, पूरा 10 दिन में ठीक कर देता है सर होमोग्लोबिन। जी कम्युनिकेशन था सर ये। जी। हाँ जी। अमृत लो दिया और क्या क्या दिया है? खाने में घृत का इस्तेमाल करना है, देसी घी की पूड़ी खिलानी है, परोंठे खिलाने हैं देसी घी में, घी घृत का इस्तेमाल 10 दिन घृत का इस्तेमाल पूरा कराना है। सर पूरी एक बार वो बोल रहे हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए, वो फिर से लिख रहे हैं अच्छा रिपीट कर, ओके ओके। हाँ। ये आप वो यूट्यूब में डालते हैं ना डॉक्टर साहब इसको? डालते हैं, लेकिन वो अभी लिख रहे हैं ना, उनके पास हाँ पेशेंट है कोई तो बात वो। नहीं। मोती पिष्टी, हाँ लोह भस्म, हजार पुटी, सप्तामृत लो,
परवाल पिष्टी, जहर मोरा खताई। हाँ डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप और प्रयोग। दूसरा सर, जो लिकोरिया रहता है ना पेशेंट्स को, हाँ ज्यादा होने से लिकोरिया हो जाता है, उसमें मैं मजून मोचरस और सुपारी पाक का यूज कराता हूँ दिन में 2 बार में, तो 1 महीने में ठीक हो जाता है पेशेंट। बहुत बढ़िया। और सर आपके पास तो सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लोग भी आते हैं, ऐसे मैंने सर सुना। सब पेशेंट तो सारे ही रहते हैं, लेकिन कभी किसी का डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए ना पर्सनल चीजें। मैं ये तो नाम हमारा थोड़ी ना ये पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं ये ये हमारा बताना ये चाहता हूँ कि हाँ ये सर। इतने बड़े हाँ वैद्य हैं। हाँ हाँ हाँ, आते रहते हैं सर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, डिस्क्लोज करना हमारा काम नहीं है ना किसी का तो भी मैं तो पर्सनल। नाम नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं तो हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े वैद्य हैं दिल्ली में कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लोग इनसे आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं। हम नाम नहीं नहीं बता नहीं, सकते कौन लेता है, अनुभव लेकिन है सर, लेते हैं। एक्चुअल में क्या, ये अनुभव की चीजें है ना सब चीजें। हाँ तो अनुभव आप जैसे विद्वान लोगों से मिला है। हाँ। और आपके आपके परंपरा से भी तो मिला है, हाँ वंशानुगत। सर। हाँ, हाँ परंपरा तो है सर। जी तो सर। इसीलिए मैं सबको शेयर कर दिया, काफी फॉर्मुलेशन है जो जी अनुभव के हैं, वो आप जैसे जैसे डिस्कस होगा तो मैं बताता रहूंगा। जी ये से मजूर मोचरो सुपारी पाक से बिल्कुल क्लियर हो जाता है सर। जी एक पेशेंट थे, खुद गाइनो थे, जी उनको 20 साल से ये प्रॉब्लम थी। जी उसको उनको मैंने त्रिभंग दिया था जी साथ में, क्योंकि बहुत पुराना था। तो जी त्रिभंग दिया था, मोचरो सुपारी पाक दिया, ठीक हो गया 1 महीने में बिल्कुल। जी उनको तो बिल्कुल ब्लीडिंग वाला था प्रॉब्लम, जी अपनी दवाइयाँ खा खा के थक गए थे। जी खुद गायनेकोलॉजिस्ट थे वो। जी। तो ये अनुभव की चीजें सर आपस में शेयर करनी चाहिए। हाँ सर, जितना पुराने टाइम, विद्या बांटते हैं उतना बढ़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पुराने टाइम पे जिस समय कम्युनिकेशन नहीं होता था, उस समय हम्म पूरे वैद्य जो थे वो संगोष्ठी करते थे, जैसे आजकल आप कर रहे हैं। हम्म तो उसमें वो सब अपने अपने जो अनुभव थे साल के, हम्म तो रफ़ी के मतब नाम से पुस्तक एक मतलब हैंडमेड छापा करते थे, रफ़ी के मतब। हम्म तो वो सभी में वितरित करते थे। तो सभी के साथ अपना अपना अनुभव जो है, सबके साथ एक बंदे के साथ 500 का अनुभव आ गया, तो 500 हम्म चीजों का पता चल गया ना सभी को। हम्म। तो ऐसा भी जो है ना, वो थोड़ा दिक्कत हो रही है, लोग कर नहीं रहे। सर अभी कर तो रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं ना। आपने कोशिश नहीं करी सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और आपने ये बताया था आपके पास ताम्र पत्र भी है पुराने वैद्य लोग का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पांडुलिपियां हैं सर काफी। हाँ, अच्छी बात है ना सर। सर हाँ जी, हाँ डॉक्टर जी। हरीश बत्रा सर, आप दिल्ली में ये सर रहते हैं, आप इनसे मिलिए ना, दिल्ली में तो मैं हैं। पूछ रहा था सर, हाँ हाँ जी, हाँ जी। अनुभव तो जरूर एक दूसरे से शेयर करेंगे, पर उसका फर्क तो बताना पड़ेगा ना सर, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। मेरे में एक ये बड़ी खास बीमारी है सर, जब तक हम्म मेरे को उसको समझ नहीं आता मैं चलता नहीं हूँ। हमने इसमें क्या क्या यूज किया है, 9 बजे डिस्कस करते हैं सर, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। 9 बजे हम्म। करते हैं सर। तो बिना उसके फिर मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत है सर। नहीं, मैं जब तक मैं बताऊंगा। चंद्रगुप्त सर ने जो बताया ना कि मोती पिष्टी क्यों करना है, फिर लौह भस्म क्यों करना है, उसका मैं बताऊंगा विश्लेषण करके, मैं बताऊंगा। वो तो डॉक्टर साहब आपका, आप विश्लेषण कर सकते हैं ना पूरा। हाँ मैं बताऊंगा कि क्यों क्या किया, किस लिए किया, हम्म। क्यों फायदा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है आप सर, ठीक। ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे, और आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसको मुझे और डीप में पढ़ाना है, ये चीजों को फोटो दिखा के पढ़ा। मैं फोटो बना के फोटो दिखा के आपको बताऊंगा, और मजा आएगा। ठीक है, तो मैं सेशन ठीक। बंद करता हूँ, सभी लोग को थैंक यू, फिर ठीक मिलते है हैं। सर, ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम।